हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो कि है कार्यपालिका, जिसका पार्ट 1 होने वाला है। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और अच्छे से समझ आए, इसीलिए इसके मल्टीपल पार्ट्स आएंगे जो कि रेगुलर अपलोड होंगे शाम में 6 बजे। तो आपको रेगुलर शाम में 6 बजे क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्लास 11 की ज्योग्राफी की क्लास भी जल्दी शुरू होगी। सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज और बाकी का कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट criss-cross-classes.in पर। तो फटाफट से देखते हैं भाई कि क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो अगर टॉपिक्स के बारे में बात करें तो पहले हमें आज के सेशन में ये पढ़ना है कि कार्यपालिका है क्या, उसके कार्य क्या हैं और उसके प्रकार क्या हैं। उसके प्रकार के अंदर हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे, यानी संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक। उसके अलावा फिर नेक्स्ट सेशन में जो कि हमारा इसके बाद का पार्ट आएगा उसमें राष्ट्रपति के बारे में पूरा पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, उसके अगले में जो प्रधानमंत्री है हमारा, और उसके बाद हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं और क्या शक्तियां हैं। तो फटाफट से देखते हैं भाई इसके बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कार्यपालिका है क्या। देखो, किसी भी सरकार की व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरत होती है सरकार की, ठीक है। किसी भी देश की व्यवस्था को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है, सरकार की। अब मेनली जो सरकार होती है, ठीक है, उसके 3 अंग होते हैं, यानी उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला हमारा होता है कार्यपालिका, ठीक है। उसके अलावा विधान पालिका, और तीसरा हमारा कौन सा होता है, न्यायपालिका। तो आपका चौथा चैप्टर कार्यपालिका है, 5वां विधान पालिका है और 6ठा है न्यायपालिका, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, विधान पालिका क्या करती है, सरकार में मेनली कानून बनाने का काम करती है, ठीक है। जैसे कि हमारी विधानसभाएं हो गई राज्यों के अंदर, और संसद हो गई केंद्र में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो ये सब क्या करते हैं, एक तरीके से कानून बनाने का काम करते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या कराती है भाई, इन कानूनों को लागू कराती है, ठीक है, इनका इंप्लीमेंटेशन कराती है, देश के अंदर लागू कराती है। न्यायपालिका क्या करती है, अगर किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए फैसले सुनाना, किसी भी तरीके के डिस्प्यूट का समाधान करना, ये काम किसका होता है, न्यायपालिका का। तो ये 3 अंग है। कार्यपालिका में भी अगर हम मेनली देखें तो 2 हिस्से हो जाते हैं। एक कौन कौन से, हमारा अस्थायी कार्यपालिका, और दूसरा कौन सा, स्थायी कार्यपालिका। अगर अस्थायी कार्यपालिका में बात करें तो देखो, हमारा प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, और उसी के साथ साथ उपराष्ट्रपति इसके अंदर आता है। और स्थायी कार्यपालिका में आती है आपकी नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब क्या है, ये समझ लो तो आपको चैप्टर समझने में आसानी रहेगी। नौकरशाही का मतलब है जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, यानी जितने भी लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, हमारे स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। तो अगर इनके बारे में बात करें तो इन्हीं 5 के बारे में हमें बात करनी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये आप समझ लो। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्थायी, देखो, कार्यपालिका का मतलब हो गया जो देश में क्या करा रहा है, कानूनों को लागू करा रहा है। सिंपल सी बात है। अब कानून को लागू कराने के लिए 2 अलग अलग हिस्से हैं। पहला तो अस्थायी है। अस्थायी का मतलब है जो कि हर 5 साल बाद बदल जाता है। जैसे आपके प्रधानमंत्री हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति हो गए, मंत्रिमंडल, ये सब हर 5 साल बाद बदल जाते हैं। और स्थायी का मतलब जो सरकारी कर्मचारी है, जैसे आपकी पुलिस हो गई, अलग अलग अधिकारी होते हैं जो क्या करते हैं, इन कानूनों को लागू कराने का काम करते हैं। तो ये हमारी कौन सी होती है, स्थायी कार्यपालिका। तो ऐसे हमें क्या करना है, याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका है क्या। तो ये सब डेफिनेशंस दी हुई हैं, अलग अलग जो विचारक रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 डेफिनेशंस आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, क्योंकि पेपर में अगर आप डेफिनेशन लिखते हो ना तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ता है। अगर हम सिंपल सा समझें तो कार्यपालिका का अर्थ क्या है कि भाई व्यक्तियों का वह समूह जो नीतियों, नियमों, कायदे, कानूनों को क्या कराता है, लागू कराता है, ठीक है। यानी जो भी नीतियां, नियम, कानून वगैरह देश में बने हैं उन्हें जो लागू कराता है वो क्या कहलाता है, कार्यपालिका। सरकार का वह अंग है जो विधायक द्वारा स्वीकृत नीति और कानूनों को लागू कराने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि विधायक का मतलब क्या हो गया, जो विधान पालिका ने कानून बनाए हैं उन्हें क्या कराता है, ये बेसिकली लागू कराता है, ठीक है। या फिर संसद द्वारा पारित नियमों या कानूनों को निष्पादन करता है, यानी संसद ने जो कानून या नियम बनाए हैं उनको क्या कराना, इंप्लीमेंट कराना, देश के अंदर उन्हें लागू कराना। जैसे मान लो संसद ने कोई नीति बनाई, ठीक है, तो संसद ने वो नीति बना दी, मान लो सर्व शिक्षा की, भाई सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उससे संबंधित जो भी कार्य हैं देश में होने चाहिए वो कौन करेगा, कार्यपालिका। तो जो अलग अलग मंत्री हैं वो उससे संबंधित नीतियां बनाएंगे, जो बाकी के अधिकारी हैं वो उन्हें लागू कराने के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। तो कार्यपालिका का मेन काम क्या होता है, देश के अंदर विभिन्न नीतियों को लागू कराना।
इसके बाद अगर हम देखें तो कार्य क्या है, तो कार्यपालिका हमें समझ आ गई, यानी सरकार का वह अंग जो क्या करता है, देश में अलग अलग प्रकार की नीतियों को लागू कराने का कार्य करता है, वही क्या कहलाता है, हमारा कार्यपालिका। इसके कार्य क्या है, तो देखो पहला तो वही हो जाएगा कि सरकार की नीतियों को लागू कराना, ठीक है। दूसरा, कानून निर्माण की प्रक्रिया में सरकार की सहायता करना, क्योंकि देखो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वही क्या रहते हैं, जो ग्राउंड है उस पर रहते हैं, यानी पूरे देश के अंदर काम करते हैं, तो वो सरकार को सलाह भी देते हैं कि भाई आपको ये सब नीतियां लानी चाहिए, इससे ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ साथ राज्यों के साथ जो संबंध है कि भाई देश के अंदर जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है उनके बीच संबंधों का संचालन भी कौन करता है, कार्यपालिका। की केंद्र ने कोई नीति बनाई तो उसका सुविधा जो है, उसका जो पैसा है वो किसे मिले, राज्यों को मिले, राज्यों को मदद मिले ताकि वो उसे क्या कर सके, अपने राज्य में इंप्लीमेंट कर सके। विभिन्न प्रकार की संधियों एवं समझौतों का निष्पादन करना, तो मान लो हमारी भारत सरकार ने किसी देश के साथ कोई संधि की, कोई समझौता किया, तो उसको लागू कौन कराएगा, उसको एक तरीके से निष्पादित कौन करेगा, ठीक है, उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी। और सभी देशों में राज्यों का अध्यक्ष देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, पर वह किसी युद्ध में भाग नहीं लेता। यानी जो राज्य का अध्यक्ष है, जैसे हमारे देश में कौन होता है, राष्ट्रपति, तो वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, तो एक तरीके से उसकी नजर रहती है क्या, देश की तीनों सेनाओं पर, ठीक है। ये बात हमें करनी थी। अब आगे अगर हम चले तो बात आती है कि भाई कार्यपालिका के प्रकार कौन से हैं, तो हमें कार्यपालिका समझ आ गया कि देश के अंदर विभिन्न नीतियों को जो संस्था लागू कराती है वो क्या कहलाती है, भाई कार्यपालिका कहलाती है। अब कार्यपालिका के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो देखो कार्यपालिका तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से, जिसके अंदर पहला तो है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर और दूसरा है एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर। सामूहिक नेतृत्व के आधार का मतलब है कि जितने भी लोग हैं, यानी सरकार में जितने भी चुने हैं, सबका कहीं ना कहीं महत्व होता है कार्यपालिका में। और अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार का मतलब है कि एक व्यक्ति क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, उसके पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो संसदीय प्रणाली होती है, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक। अभी ये एक व्यक्ति का नेतृत्व और सामूहिक नेतृत्व ना आपको आगे चलते चलते समझ आ जाएगा। तो देखो संसदीय शासन प्रणाली कहां पाई जाती है, भारत में। भारत में देखा है आपने संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसे हम समझेंगे। अध्यक्षात्मक प्रणाली कहां पाई जाती है, अमेरिका में, तो इसे अभी हम समझेंगे। और अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली जैसा आपका श्रीलंका हो गया, तो यहां पर पाई जाती है। अभी एक एक करके हम सब समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखो सबसे पहली बात आती है कि भाई संसदीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है शक्तियां और उसी के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। देखो होता क्या, मेरी बात सुनना गौर से तो आपको समझ आएगा कि भाई हमारे पास क्या है, एक तो लोकसभा है और एक राज्यसभा है, ठीक है, ये हमारी विधायिका है। अब लोकसभा के अंदर कौन चुनकर आते हैं, एमपी, एमपी को चुना जाता है ना, तो एमपी आए। अब वो जो एमपी हैं, उन एमपी में से कुछ एमपी को चुनकर क्या कर देते हैं, मंत्री बना देते हैं। क्या बनाते हैं, मंत्री। जैसे मान लो किसी को विदेश मंत्री बना दिया, किसी को सड़क परिवहन मंत्री बना दिया, किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया, तो ऐसे अलग अलग मंत्री बना देते हैं। और इन सब मंत्रियों को मिला जुला कर क्या बोलते हैं भाई, मंत्रिमंडल। यानी इन मंत्रियों के पूरे समूह को एक साथ क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल। और इस मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब आपको ये याद रखना है, इस मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो अगर आप गौर से देखो तो जो मंत्री हैं, मंत्री ही क्या करेंगे, देश के अंदर विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं, जैसे विदेश नीति कैसी होगी, ठीक है, सड़क परिवहन से संबंधित कौन से नियम बनेंगे, पर्यावरण से संबंधित कौन से बनेंगे, शिक्षा से कौन से बनेंगे, कौन मैनेज करेगा, मंत्री। और वो मंत्री कहां से आए हैं, विधानसभा से, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो कार्यपालिका है ना, वो विधानसभा से अपनी शक्तियां प्राप्त करती है, यानी उसी पर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, प्रधानमंत्री इनका मुखिया होता है, तो प्रधानमंत्री भी कहां से आया, भाई विधानसभा से ही तो आया है ना। विधानसभा में जो ज्यादा दल वाला, यानी जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो वो भी कहां से आया, विधानसभा से। तो अल्टीमेटली ये पूरे प्रधानमंत्री और साथ ही साथ जो मंत्री है वो कहां से बने हैं, विधानसभा से। इसीलिए वो विधानसभा से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं और उसी के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी मंत्री कहां से आए हैं, हमारे लोकसभा से ही आए हैं, तो इसीलिए ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। राज्य का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राज्य का मुखिया, देखो जैसे हमारे देश में राज्य का मुखिया कौन, देश का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। पर सरकार का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूं,
अब इसे थोड़ा सा समझो तो क्लियर होगा कि भाई लोगों ने क्या किया, एमपी को चुना और एमपी जाकर बैठे लोकसभा में। लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिला उसका नेता बन गया प्रधानमंत्री, तो उसकी सरकार बनी ना, तो सरकार का मुखिया कौन हो गया, प्रधानमंत्री। पर देश का मुखिया कौन होता है, देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति। तो देश का मुखिया राष्ट्रपति और उस देश में चलने वाली सरकार का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये बात क्लियर हो गई। राष्ट्रपति क्या है, सिर्फ नाम मात्र का होता है, यानी उसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होती हैं। अभी जब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, तो हमें समझ आएगा कैसे कि राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का मुखिया, यानी किस प्रकार से उसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं है। प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल क्या होता है, वास्तविक कार्यपालिका होती है, यानी जो शक्तियां होती हैं वो ज्यादातर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के बारे में। तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम कि कैसे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं, क्या शक्तियां होती हैं, तो इन सब के बारे में बात करेंगे, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है, जबकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन शासन व्यवस्था कौन चलाता है, प्रधानमंत्री। अब मेरी बात समझो, जो मैंने आपको बताया, देश का मुखिया तो संविधान ने राष्ट्रपति को बना दिया, ठीक है, पर अगर हम देखें तो सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री। और मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति के पास कम शक्तियां होती हैं, प्रधानमंत्री के पास ज्यादा होती हैं। तो यानी कि देश की शासन व्यवस्था को चलाता कौन है, चलाता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भले ही राष्ट्रपति क्या है, देश का मुखिया है, पर एक तरीके से देश किसके हाथों में होता है, प्रधानमंत्री के। और ऐसा कहां पाया जाता है, ऐसा भारत के अंदर पाया जाता है। और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को कहा जाता है बच्चों संसदीय शासन प्रणाली। तो अगर आपसे कोई पूछे संसदीय शासन प्रणाली क्या है, तो आप कहेंगे कि पहला मंत्रिमंडल क्या होता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, उसकी सारी शक्तियां वहीं से ही आती है, क्योंकि जो मंत्री है वो वहीं से ही चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री ज्यादा शक्तिशाली होता है, राष्ट्रपति कम शक्तिशाली होता है। राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, पर पूरे देश को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। यह बात क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूसरी हमारी आती है फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली। कौन सी आती है, अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है। तो ये हमारी पहली वाली हो गई। अभी मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि कैसे सामूहिक और एक व्यक्ति का नेतृत्व। अभी अध्यक्षात्मक देखो, अध्यक्षात्मक कहां पर पाई जाती है, मुख्य रूप से ये अमेरिका के क्षेत्र में पाई जाती है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की इस प्रणाली में राज्य का प्रमुख कौन होता है और सरकार का प्रमुख दोनों कौन होते हैं, एक ही होता है। कौन, राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति। अगर आप गौर करो तो आपको याद आएगा कि आपने हमेशा अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सुना होगा, कभी प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। यानी सरकार का मुखिया और देश का मुखिया यानी कि दोनों एक ही होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कौन है, देश का मुखिया राष्ट्रपति, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, पर वहां पर एक ही होते हैं। देश का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है और सरकार का मुखिया भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। इसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर डिपेंडेंट नहीं होती। इस प्रणाली में राष्ट्रपति ही क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यानी कार्यपालिका का मेन जो लीडर है वो कौन है, राष्ट्रपति है, वही सब कुछ करता है। जबकि हमने वहां पर देखा था किसके अंदर, संसदीय में, कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता था, प्रधानमंत्री। इस कार्यपालिका में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया कौन होता है, एक ही व्यक्ति होता है, ठीक है। तो अब देखो ये ठीक उसकी उल्टी है। अब मेरे साथ समझोगे तो सारा याद हो जाएगा। संसदीय में राज्य का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। अच्छा, अध्यक्षात्मक में राज्य का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति है। पर संसदीय में सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है। पर यहां पर किसके अंदर, अध्यक्षात्मक में, अध्यक्षात्मक के अंदर सरकार का मुखिया भी कौन होता है, राष्ट्रपति। यानी दोनों सेम होते हैं। वहां पर कार्यपालिका विधायिका से जुड़ी होती है, पर यहां पर कार्यपालिका विधायिका से जुड़ी नहीं होती, ठीक है। वहां पर कार्यपालिका डिपेंडेंट होती है विधायिका पे, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर देश का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। यहां पर सभी काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वहां पर संसदीय में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का मुखिया है, जबकि यहां पर असली मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है भाई। तो एक हो गई जिसके अंदर प्रधानमंत्री होता है और उसका महत्व ज्यादा होता है, और दूसरी हो गई जिसमें प्रधानमंत्री होता ही नहीं है, राष्ट्रपति का महत्व ज्यादा होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आती है अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी ये उन दोनों के बीच का रास्ता है, ठीक है। यानी ना तो पूरी तरह से अध्यक्षात्मक और ना पूरी तरीके से संसदीय। तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, पर इसमें राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां मिली होती हैं। देखो जैसे मैंने भारत में बताया था कि इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होती,
यानी संसदीय शासन प्रणाली में जो हमारा राष्ट्रपति होता है उसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां नहीं होती हैं, ठीक है। पर अर्ध अध्यक्षात्मक के अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां मिली होती हैं। कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही एक पार्टी के हो जाते हैं और कभी कभी अलग पार्टी के भी हो सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से उनके बीच में क्या हो जाता है, विरोध भी हो जाता है, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो फ्रांस हो गया, रूस हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे देशों में इस प्रकार की प्रणाली प्रचलित है। तो अगर आप गौर से देखो, जैसे रशिया का उदाहरण लो, रशिया में भी प्रधानमंत्री होता है, पर शायद ही आपने कभी उसका नाम सुना हो। आपने व्लादिमीर पुतिन का नाम सुना होगा, जो कि वहां के कौन है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, पर कभी प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां दी गई होती हैं। तो अगर आप गौर से देखो ना, तो आपको समझ आएगा कि संसदीय शासन प्रणाली, जो कि हमने शुरू में ही पढ़ा था, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि भाई सामूहिक नेतृत्व, यानी जिसमें लोग या अलग अलग लोग जो हैं, अलग अलग विधायक और हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब मिलकर काम करते हैं, तो वो सामूहिक थी। तो अगर हम गौर से देखें, संसदीय में हमने पढ़ा कि भाई राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, और दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। अच्छा, अर्ध अध्यक्षात्मक में भी हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सामूहिक नेतृत्व। अध्यक्षात्मक में हमने क्या पढ़ा कि भाई इसके अंदर प्रधानमंत्री होता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका कहते हैं, यानी इसमें नेतृत्व कौन करता है, एक ही व्यक्ति करता है। तो ये पूरी कहानी हमें समझ आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप वीडियोस अच्छे से देखते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई भी टॉपिक समझ ना आए, ठीक है। अब देखो मेरे साथ साथ समझो। पहली बात हमने क्या डिस्कस की कि कार्यपालिका होता क्या है, तो हमें पता चला कि भाई कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो सरकार द्वारा या विधायिका द्वारा बनाई गई नीतियों, नियमों, कानूनों को क्या कराता है, लागू कराता है। ये बात हमें समझ आ गई। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई कार्यपालिका के प्रकार कौन से, तो मैंने आपको बताया पहला संसदीय है, दूसरा अध्यक्षात्मक है, और तीसरा इन दोनों का मिला जुला रूप अर्ध अध्यक्षात्मक है। अच्छा, संसदीय में क्या होता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, वो सरकार का मुखिया होता है, पर उसके पास इतनी राज्य का मुखिया होता है, पर उसके पास इतनी शक्तियां नहीं होती। अच्छा, प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, ठीक है, उसके पास शक्तियां भी ज्यादा होती है, वो मंत्रिमंडल का मुखिया भी होता है, और देश की संपूर्ण व्यवस्था कौन चलाता है, प्रधानमंत्री ही चलाता है। दूसरी तरफ हमने अध्यक्षात्मक देखा, उसमें प्रधानमंत्री होता ही नहीं है, जैसे अमेरिका में प्रधानमंत्री होता ही नहीं है, राष्ट्रपति ही सर्वोच्च है, राज्य का मुखिया भी है, सरकार का मुखिया भी है, सभी व्यवस्था भी खुद ही चलाता है। और अर्ध अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, पर राष्ट्रपति के पास क्या होती है, ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा शक्तियां होती हैं। एक बच्चों आपको बात याद रखनी है कि ये जो हमारी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस है, इसकी ई बुक दोनों बनके तैयार हो चुकी हैं, तो अगर आप उन्हें बाय करना चाहते हैं, ठीक है भाई, तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है विच इज 8510949825। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। उसके अंदर आपको सभी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है, जिसे आप आराम से प्रिंट कराकर अपनी पढ़ाई तैयारी कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सभी जो हमारे नोट्स हैं वो होते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, नीचे लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है बाकी की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अपडेट्स वहीं मिलती हैं। चैनल सब्सक्राइब करना तो इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप, अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं कर सकते, और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना प्ले स्टोर से, क्योंकि वहां पर आपको सभी क्लासेस एक ही जगह टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सेकंड पार्ट में मिलते हैं, आगे की कहानी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।